सो हेलो एवरीवन। तो आज जो इस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का संविधान। तो उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। इसके बारे में मैं कहूँ तो टॉपिक का नाम है जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय है, अदालत का नाम का है तो सुप्रीम कोर्ट। तो इट इज द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। तो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा कोर्ट है हमारे इंडिया में बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि आज से जैसे अंग्रेजों का शासन था जब 1947 से पहले, तो तब ये सबसे सर्वोच्च अदालत नहीं माना जाता था। इसका नाम तब था फेडरल कोर्ट कहा जाता था। इसका जिक्र जो एक एक्ट जो ब्रिटिशर द्वारा पारित किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें इसको फेडरल कोर्ट के नाम से माना जाता था। क्योंकि उस टाइम के हिसाब से देखें तो तब जैसे अंग्रेजों का शासन था, तो ये फाइनल कोर्ट नहीं था जहाँ पे मतलब कि अगर अगर किसी ने सुप्रीम मतलब इसको फेडरल कोर्ट कहा जाता था। जब इसका नाम खैर बाद में चेंज करके फेडरल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बना 1950 के बाद। तो जब 1935 में तो ब्रिटिशर का शासन था, तो तब जो एक्ट पास हुआ था उसमें इसको फेडरल कोर्ट कहा गया था। और इस फेडरल जब ये फेडरल कोर्ट था तब एक और अपीलेंट अथॉरिटी थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे तो उससे ऊपर भी एक अदालत थी जहाँ पे अपील कर सकता था। मतलब कि फेडरल कोर्ट का अगर डिसीजन किसी को अगर ठीक नहीं लगे तो एक प्राइवी काउंसिल होता था, वो इंग्लैंड में था, तो तब वहां पे अपील कर सकता था फेडरल कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। बट जब ब्रिटिश काल खत्म हुआ यहाँ पे, जब हम आजाद हुए, तब इंडिया जो है वो आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया जैसे 26 जनवरी 1950 में। तो उसके बाद जो फेडरल कोर्ट का नाम था उसको चेंज करके जो सुप्रीम कोर्ट रखा गया और इसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहा गया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि सोवरन है जो इंडिया है कंट्री, वो सोवरन है, मतलब कि वो खुद अपने डिसीजन खुद लेती है, मतलब कि अपने हिसाब से जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पब्लिक रूल चलता है यहाँ पे। अब जो शासन है वो जो यहाँ पे जो पब्लिक रहती है उसी का शासन है। तो तब ये सुप्रीम कोर्ट है, ये फाइनल अपील बन गया। प्राइवेट काउंसिल में इसके बाद अपील नहीं जा सकती। अगर कोई कानून अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब कि किसी फैसले पे मोहर लगा दे कि जो ये जजमेंट है, तो उसकी अपील जो है फर्दर सुप्रीम कोर्ट मतलब फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है इंडिया का, ये एक ही है पूरे देश में। तो ये इसकी सीटिंग जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कहते हैं इट इज द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री, मतलब सबसे बड़ा कोर्ट है कंट्री में। तो सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप और द हाई कोर्ट बिलो इट। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उसके अंदर जो हाई कोर्ट्स आ गए अलग अलग स्टेट्स हो गई। जैसे आज आज के टाइम की बात करूँ तो हमारे देश में जो है 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो देर इज हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब हाई कोर्ट अलग अलग जैसे स्टेट्स में होगा तो उसके अंडर कई डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं जो हाई कोर्ट के सुपरविजन। ऑलराइट, तो फिर बात करें, ये इन्फोर्स करता है फंडामेंटल राइट सिटीजन, जो देश के नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको इन्फोर्स करने का काम करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के अंडर। और जो हाई कोर्ट के पास भी पावर है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की, वो आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट हैं वो उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के हैं जैसे मतलब जो मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में जो देश नागरिकों को दे के रखे हुए हैं,
जैसे आर्टिकल 19 की बात कर लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, या जो देश का नागरिक है वो कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकता है, ठीक है। और इस तरह के जो राइट्स हैं वो दे के रखे हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। मतलब कि एक पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन है वो काम हो, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे तो बहुत ज्यादा था। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को जो कर्टेल नहीं कर पाए, इसलिए जो हर एक भारतीय जो नागरिक है उसको एक संविधान ने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्फर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना के। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जैसे देश आजाद हुआ तो कुछ कुछ इस तरह के मतलब सेट ऑफ रूल्स चाहिए थे जिस तरह से देश चल पाए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ आ गया हमारे देश का, जिसमें जिक्र किया गया है हमारे प्रेसिडेंट कौन होगा, उसकी पावर्स क्या होंगी, या गवर्नर की पावर्स के बारे में जिक्र किया गया है। और इसमें मतलब कि हाई कोर्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का उसका जिक्र किया गया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जिक्र किया गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करती है गवर्नमेंट तो उसमें क्या क्या रेमेडीज हैं सिटीजन के पास। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि मतलब कि जो रूल है वो बेसिकली डेमोक्रेसी है। जो इंडिया की बात करें तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी वो पब्लिक की है, देश की। कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि बेसिक फंडामेंटल जो लॉ है हमारे देश का, क्योंकि आजाद हुए थे उसके बाद भी काफी टाइम लग गया इस संविधान को। हर एक देश का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यूएसए का अलग है, इंग्लैंड का अलग है। तो जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए थे कि किस तरह से देश को चलाना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो कि मेन मेन, उसके लिए कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, पार्लियामेंट क्या है, गवर्नर के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, जो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया। और ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का। इसी में जिक्र किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी होगी, मतलब और भी काफी ज्यादा आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअली जो सेक्शंस कहते हैं, जैसे लॉ में सेक्शंस होती हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शंस है उनको हम आर्टिकल का नाम दे के मतलब कि रेफर करते हैं कि आर्टिकल 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो वो तो खैर अलग वीडियो में किसी डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का अभी और क्या क्या उसमें चीजें हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्फोर्सिस फंडामेंटल राइट जिसका बात की है, जो मौलिक अधिकार हैं सिटीजन के, उसको प्रिवेंट करता है। जैसे राइट टू मतलब कि हर एक सिटीजन के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हो गया, या आर्टिकल 19 को रेफर कर देता हूँ मैं, उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया। और आर्टिकल 21 पर्सनल राइट एंड पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है। और भी बहुत सारे जैसे राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, किसी सिटीजन को जो है वो प्राइवेसी का राइट है, ठीक है। बड़ी चीज ये है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं ये सबसे बड़े अथॉरिटी हैं और देश में, मतलब कि उनका बनाया कानून जो है वो बाइंडिंग है। और भी जितने भी निचली अदालतें हैं, अगर इस इन्होंने कोई जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने तो नीचे वाले कोर्ट्स पे बाइंडिंग हो जाती है जजमेंट को फॉलो करना। मतलब कि ये भी कानून बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है, ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी मान सकते हैं कि इसका बनाया कानून जो है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, निचली अदालतों को। तो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये जैसे हमारा जुडिशरी है जो वो इंडिपेंडेंट है। जो कार्यपालिका और जो कानून बनाने की संस्था है, जैसे लेजिस्लेचर है, जैसे पार्लियामेंट होगी या किसी स्टेट असेंबली होगी, कानून बनाती हैं जो, मतलब कि उससे ये इंडिपेंडेंट है। इसको कोई वो प्रभाव नहीं कर सकता एग्जीक्यूटिव के। कैसे काम एग्जीक्यूटिव हो गए जो कानून को लागू करवाते हैं इस तरह। तो लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जैसे पार्लियामेंट ले लो, पार्लियामेंट होगी, स्टेट असेंबलीज होगी, ये कोई कानून बनाया तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सुपरविजन होता है। अगर कोई ये
संविधान से बाहर जाके कानून बनाती हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो उसको जुडिशली जुडिशियल रिव्यू करके स्क्रूटनाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। उससे वो उस कानून को रद्द भी कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को अगर पूरा, या अगर पूरा कानून अगर नहीं संविधान के दायरे में, तो उसको भी रद्द करने की पावर है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजन दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसका निर्माण किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 141 देखें तो लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ये भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देगा तो मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, और गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो भी है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से चलना। और कोई भी अथॉरिटी गवर्नमेंट की काम कर रही है उसको सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन देगा तो माननी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी को रिपब्लिक हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया था। तो 26 जनवरी को वो आया, तो 28 जनवरी को 1950 को जो है इसको सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया। उससे पहले हम इसको फेडरल कोर्ट कहते थे, जैसे हमने आगे ही बता दिया आपको इस चीज के बारे में। The provisions related to Supreme Court are given in Constitution of India Part 5 Chapter 4 Union Judiciary, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज देख सकते हैं किस तरह से, ये दिल्ली में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट कंपोजिशन की बात करें तो आर्टिकल 124 स्टेट देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है 124 ये बोलता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होगा। और आज के टाइम पे जो जजेस की स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम पे वो 34 है। और पार्लियामेंट इस एक्ट को अमेंड करके जो चेंज भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इस एक्ट में, और नंबर ऑफ जो जजेस हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। पार्लियामेंट पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि एक्ट इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट में तो इंक्रीज कर सकती है पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है। ऑलराइट, तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, देखो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए जो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम कमेटी है, उसमें 5 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। तो वो डिसाइड करते हैं कि किस जज को हमने रिकमेंड किया है, डिसाइड किया है, वही डिसाइड करते हैं। वही कमेटी होती है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर तो डिसाइड करेगा नहीं कि किसको जज अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए जो जजेस का कोलिजियम है, ये जो 5 मेंबर्स हैं, ये डिसाइड करके जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, द यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, उसको नाम रिकमेंड करते हैं कि ये जो हमने डिसाइड किया है। जैसे कोलिजियम अगर 5 जो जजेस हैं ये डिसाइड करके बताएंगे कि किस जो जज है उसको अपॉइंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो जो ये डिसीजन होता है कोलिजियम का, ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। अगर वो रिकमेंड करेंगे कि प्रेसिडेंट इस जो जज हैं उनको अपॉइंट कर दें, तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर नहीं यूज कर सकता। उसको उस पर ये बाइंडिंग है कि जो पर्टिकुलर जज जिसकी रिकमेंडेशन की है कोलिजियम ने, तो वही उसी जज को जो है वो अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। तो जजेस ऑफ हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम है जिसके थ्रू जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है हायर जुडिशरी। अगर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आर्टिकल ये है 124 टू क्लॉज ए प्रोवाइड करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है किसी और देश की सिटीजनशिप हो तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाए, इस तरह से नहीं चलेगा। तो ही शुड हैव बीन एटलीस्ट 5 ईयर ए जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो 5 ईयर जज हो वो हाई कोर्ट के, उनके
अपॉइंटमेंट की जा सकती है, और एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, एक एक क्वालिफिकेशन, एंड ही मस्ट बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड लर्निंग पर्सन है, जूरिस्ट है, तो की जा सकती है अपॉइंटमेंट। फिफ्थ पॉइंट देखें, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड मिनिमम एज ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब कोई मिनिमम एज नहीं रिक्वायर्ड, जैसे कोई 45 years का तभी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो इंसान, या कोई जैसे 35 साल का वही बन सकता है वो, क्योंकि कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज। तो जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्र अधिकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर अदर स्टेट्स। मतलब कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करूँ ना, जो केस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुन सकती है। ठीक है, उसमें क्या सुन सकती है कि एक इस तरह के केस होते हैं, मतलब किस केस को डायरेक्ट सुन सकती है। अगर केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार में डिस्प्यूट आ जाए, ठीक है, वो रीजनल जुरिस्डिक्शन मतलब डायरेक्ट हियरिंग कर सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो केस वो डायरेक्ट सुन सकती है। कि हर केस तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी नहीं। अब किसी को सपोज करो कि किसी पे क्रिमिनल केस करना है, तो वो तो बेसिकली एक अलग प्रोसीजर है। वो डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बोलेगा जी मेरी एफआईआर रजिस्टर करो या क्रिमिनल केस करना है, यहाँ पे ट्रायल चलाओ। मतलब डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आती है कि जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई डिस्प्यूट हो। ठीक है, क्योंकि सरकार अलग अलग तरीके की होती है, केंद्र सरकार अलग काम कर रही होती है, राज्य सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग काम। उनमें कोई किसी चीज का डिस्प्यूट आता है तो उसको सुनने के लिए रेडी है। फिर अपीलेंट जुरिस्डिक्शन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, जैसे हाई कोर्ट के फैसला अगर आ जाए किसी केस में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल, तो उस केस में अगर किसी को अपील करनी है। अब हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो हर एक स्टेट में है, जिस तरह से पहले मैंने मेंशन किया कि 25 हाई कोर्ट है ऑल ओवर द इंडिया में। तो अगर उसका कोई फैसला है, या वो क्रिमिनल मैटर में किसी को पनिशमेंट कर रहा है, या सिविल मैटर जैसे प्रॉपर्टियों का डिस्प्यूट हो गया, उसमें कोई फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्ट है जहाँ पे अपील करना है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील जा सकती है। वो कहते हैं अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, वहाँ पे अपील करके जाया जा रहा है। पहले केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो वो एक अपीलेंट, उसमें क्रिमिनल मैटर भी हो सकते हैं, जैसे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, उसके खिलाफ किसी ने अगर वहां पे चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपीलेंट ओरिजिनल होगी, डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन को कॉल करती है, मतलब डायरेक्ट आप केस लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऑलराइट, और इवन डिस्प्यूट अराइज इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके इलेक्शन में किसी टाइप का डिस्प्यूट अगर राइज हो रहा है, तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को हियर कर सकती है। फिर रिट जुरिस्डिक्शन आ गई। रिट जुरिस्डिक्शन मतलब फंडामेंटल राइट जब वायलेट हो गए, तो आर्टिकल 139 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है सर्टेन टाइप। रिट मीन्स की कुछ कोर्ट की डायरेक्शन या ऑर्डर, समझ लीजिए कि कोई कोर्ट कुछ ऑर्डर कर रही है, तो उसको हम रिट कहते हैं। तो ये बेसिकली इंग्लैंड के लॉ से हमने बोरो की है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। वहाँ पे पैरोगेटिव रिट्स की बात भी की जाती है, इनको पैरोगेटिव रिट कहा जाता है। कहाँ? इंग्लैंड में। तो इंग्लिश लॉ से ये ली गई है। रिट होती क्या है? इट इज फॉर्मल रिटन ऑर्डर बाई कोर्ट। कोर्ट का ऑर्डर होता है रिट। ठीक है, कहते हैं रिट कर दी। मतलब रिट जुरिस्डिक्शन है वो रीजनल है। डायरेक्टली रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू करना है, इन द सेंस कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं जो संविधान में दिए गए हैं, तो उस टाइम जो है वो बंदा जो है रिट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये भी रिट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें रिट जो बताई गई है, बेसिकली जो 5 टाइप्स की रिट है, 5 काइंड की रिट की बात की गई है।
कौन कौन से रिट्स हैं? फर्स्ट हैबेस कॉर्पस की बात करें तो हैबेस कॉर्पस क्या होता है? किसी को डिटेन किया गया है, टू हैव बॉडी ऑफ, मतलब कि जिसको इलीगली डिटेन किया उसकी जो उसको सामने लाया जाए, चाहे वो पुलिस ने किया या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किया या किडनैपिंग हुई है, जिस तरह से मतलब इलीगल डिटेंशन है जो किसी नागरिक की, उसको कमांड करती है कि उसकी बॉडी जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जाए। दिस कैन बी इशूड अगेंस्ट गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट पार्टी। किडनैपिंग वगैरह केस, इलीगल डिटेंशन की बात है, इलीगल डिटेनिंग होगी पर्सन की विदाउट एनी जस्टिफिकेबल रीजन और विदाउट फॉलोइंग द लॉ ऑफ द कंट्री। किसी की इलीगल डिटेंशन हुई है तो उसको प्रोड्यूस किया जाए तो उसको लिबरेट भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर डिटेंशन चाहे पुलिस ने की हो या क्राइम ब्रांच ने की हो, सीबीआई ने की हो, ईडी ने की हो, अगर लगता है कि डिटेंशन जो है वो नॉट मतलब कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, तो उसको लिबरेट कर सकती है, पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मैंडमस की रिट, मैंडमस का मतलब हो गया अगर किसी इंसान को, अगर कानून कोई ड्यूटी दी हुई है कोई काम करने के लिए, कोई पब्लिक ड्यूटी है, तो अगर वो कोई काम नहीं कर रहा तो उसको ऑर्डर कर सकती है कि भाई अपना जो है काम, जिस काम के लिए आपको सरकारी नौकरी मिली है या किसी पोस्ट पे अपॉइंट की है, तो वो काम करिए। ठीक है, ये वो ऑर्डर, ये वो रिट होगी मैंडमस की। सरशरारी की रीट होगी किसी निचली अदालत की जो फैसला है उसको सर्टिफाई करेगी कि वाकई इन अकॉर्डिंग विद लॉ जो है वो फैसला किया गया है निचली कोर्ट ने। दिस टर्म लिटरली टू बी सर्टिफाइड इट यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू क्वैश ऑर्डर पास्ड बाय लोअर कोर्ट। अगर निचली अदालत ने कोई जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया है या आउट ऑफ लॉ जाके कोई ऑर्डर पास किया गया तो उसको सर्टिफाई करेगी या क्वैश करेगी, मतलब कि उस पर एक चेक रखा गया है कि इतनी पावर है कि नीचे वाली अदालत के फैसले को वो क्वैश कर सकती है, रद्द कर सकती है अगर कोई ऑर्डर आउट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लॉ पास किया गया। उसके प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है कि अगर कोई नीचे वाली अदालत अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई ऑर्डर आउट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ लॉ पास करने के मूड में है या करना चाहती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का पता लगता है कि आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन कोई ऑर्डर पास करना चाहती है निचली अदालत, तो उस पे रोक लगा सकती है, प्रोहिबिशन। कोबरंटो की रिट आ गई। कोबरंटो का मतलब पूछती है सुप्रीम कोर्ट की कोई अगर सरकारी मुलाजिम लगा है तो वो मतलब कि उसके पास वो एलिजिबिलिटी है, कहीं फर्जीवाड़े में तो नहीं लगा हुआ वो उस पोस्ट पे। कोबरंटो मतलब कि बाई व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफिस, किसी भी सरकारी मुलाजिम को पूछ सकती है कि ये एनी पार्टी हु क्लेम्स होल्ड एन ऑफिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट का ऑफिस जो होल्ड करता है इंसान, तो अगर वो इंटाइटल्ड नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो को वारंटो का रिट ऑर्डर कर सकती है कि तुम इस ऑफिस को छोड़ दो, यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड दिस ऑफिस। मतलब कि ये भी एक काइंड ऑफ रिट है को वारंटो की, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑन दिस, यू आर मतलब कि assuming this office without having the eligibility to hold the office. All right. तो नेक्स्ट ये कुछ 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। रिट मीन्स की ऑर्डर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट सैलरी एंड लोन्स की बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो एज पर आर्टिकल 125 सैलरी लोन्स एंड प्रिविलेजेस, पेंशन की बात करें तो डिटरमाइन करती है पार्लियामेंट की कितना जो सैलरी होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें ये 2018 की बात है। सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख से लेके 1 लाख से बढ़ा के 2,80,000 की गई सीजीआई की जो सैलरी थी। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज हैं अदर देन सीजीआई, उनकी सैलरी 90,000 थी पहले, तो उसको 2.5 लाख किया गया पर मंथ। ऑलराइट। तो जो अकोमोडेशन लोन्स, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं मेडिकल का या टेलीफोन की फैसिलिटीज, वो भी प्रोवाइड की। टर्नओवर की बात करें अगर कि कितनी रिटायरमेंट कब होती है एक सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं जज हैं, उसकी रिटायरमेंट की एज 65 एज के होंगे तो रिटायरमेंट हो जाएगी। एंड और
एक और ऑप्शन है कि ये कैन रिजाइन इज ऑफिस अंडर दी एड्रेस, मतलब कि खुद भी रेजिग्नेशन दे सकते। फिर एक इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है ये, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून बोल देगा उसको, उसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू होगी। उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, प्रोसीडिंग्स है, एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो एक एविडेंशियरी वैल्यू इसकी मानी जाएगी। कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट, अगर इंडिया के किसी भी लोअर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल प्रेसिडेंट। देखो, ये लीगल प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है, या जो जज मेड लॉ होता है, अगर जज कोई कानून बनाते हैं तो उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। ऑल राइट। तो नेक्स्ट चीज एक और है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, और इट हैज पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कोई अगर इस कोर्ट की अवमानना करेगा या इसके ऑर्डर्स को ओबे करने से मना करेगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट 6 मंथ की सजा, देखिए 6 मंथ मतलब इम्प्रिजनमेंट, जेल में भेज सकते हैं विद फाइन। 2,000 तक का फाइन लग सकता है। ये या 6 मंथ की सजा या 2,000 का फाइन, या दोनों, दोनों भी कर सकते सुप्रीम कोर्ट। एंड और अगर तो सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ने कंटेम्प्ट किया, उसको तो सजा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी ने हाई कोर्ट या जो निचली अदालतें हैं, किसी भी अदालत के कंटेम्प्ट, किसी भी अदालत का फैसला मानने से या ऑर्डर मानने से मना किया, तो उसके लिए भी पनिशमेंट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। जैसे हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट कर दिया या किसी निचली अदालत, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अपमानना करे तो उसके लिए तो सजा दे सकती है। अगर कोई हाई कोर्ट या मतलब निचली अदालतें जितनी भी हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर उनका भी किसी ने कंटेम्प्ट किया, अपमानना की, या ऑर्डर जो दिया गया उनको कोर्ट द्वारा उसको अगर फॉलो नहीं किया, तो अ, उस पे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकती है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब अपमानना करनी, कोर्ट के डेकोरम को ठेस पहुंचानी, या कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन पे कंप्लाई नहीं करना, या डेकोरम को डिस्टर्ब करना, जो जुडिशरी है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट एक डेकोरम से चलती है, कोर्ट के डेकोरम को डिस्टर्ब करना वो भी एक कंटेम्प्ट है। या गाली गलौज कर देना कोर्ट में, उसको तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट कंसीडर किया जाता है। तो खैर ये जो थी, ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, जो भी बेसिक्स थे सुप्रीम कोर्ट के, वो इस वीडियो में जो है डिस्कस कर दिए गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक के साथ।